नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बंगाल में कोरोना को लेकर सख्त पाबंदियां लागू, स्कूल कॉलेज किए गए बंद, उड़ानों पर कंट्रोल। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने ममता सरकार की चिंता बढ़ा दी है। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कई पाबंदियां लगाई है। आपको बता दें दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने की घोषणा की है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने बयान जारी कर कहा है कि कार्यालयों को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। 10 बजे से शाम 5 बजे तक केवल आवश्यक सेवाओं की इजाजत राज्य में दी गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव HK द्विवेदी ने मीडिया से कहा कि राज्य में लोकल ट्रेन सोमवार से 50% क्षमता के साथ शाम 7 बजे तक चलेगी। वहीं पार्लर और जिम भी बंद रहेंगे। इसके अलावा यूके से सीधी उड़ानें आज 3 जनवरी 2022 से अस्थायी रूप से निलंबित रहेगी। बाहर से आने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का अनिवार्य रूप से कोविड-19 टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, राकेश टिकैत ने सरकार को दी खुली धमकी, बोले 26 जनवरी को फिर करेंगे ट्रैक्टर मार्च। जी हां दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को फिर धमकी दी है। टिकैत ने कहा कि 26 जनवरी को किसान फिर देश के अलग अलग जगहों पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक होगी। जानकारी के अनुसार राकेश टिकैत ने कहा कि MSP को लेकर सरकार ने अभी तक कोई कमेटी नहीं बनाई है, नहीं इसे लेकर सरकार ने कोई बातचीत की है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने इसे लेकर कोई बात नहीं की तो किसान तैयार हैं। किसान आंदोलन को लेकर टिकैत ने कहा कि 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी। दिल्ली के बॉर्डर पर 13 महीने तक चला आंदोलन तो किसानों की ट्रेनिंग थी। उन्होंने कहा कि अब हमें पता चल गया है कि सरकार ने अगर मांगे नहीं मानी तो हम जानते हैं कि जनवरी में और जून में आंदोलन कैसे करना है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, कृषि बिलों की वापसी के बाद पहली बार पंजाब में रैली करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 जनवरी को फिरोजपुर जिले में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के बाद पंजाब में PM नरेंद्र मोदी की यह पहली रैली होगी। प्रधानमंत्री पंजाब के फिरोजपुर में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के एक सैटेलाइट केंद्र का भी उद्घाटन करने वाले हैं। कार्यक्रम के बाद उनके एक रैली को संबोधित करने की भी संभावना है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी PGIMR में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना जताई है। PM नरेंद्र मोदी की राजनीतिक रैली काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि उनके बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और श्रोमणी अकाली दल शीयद के नेता सुखदेव सिंह ढींढसा भी रैली में हिस्सा लेंगे। PM नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तावित रैली पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने कहा कि भाजपा जितनी चाहे उतनी बैठक कर सकती है, लेकिन वे एक भी निर्वाचन क्षेत्र नहीं जीत पाएंगे। इसके बाद अगली खबर, सरकार के इस बड़े फैसले से मची हलचल, 35,500 मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से किया मुक्त। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने मुजराई विभाग के तहत आने वाले 35,500 से ज्यादा मंदिरों को सरकारी नियमों से मुक्त करने की घोषणा कर राज्य में हलचल मचा दी है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने कहा कि वो बीजेपी को ऐसा कोई कानून नहीं बनाने देगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष DK शिव कुमार ने कहा कि इस मामले में 4 जनवरी को वरिष्ठ नेताओं की बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा। मुजराई विभाग की तरफ से मंदिरों का ऑडिट कराने का निर्णय लेने के ठीक बाद हुबली में हाल ही में राज्य कर्मचारी समिति की बैठक के दौरान बीजेपी ने यह घोषणा की है। इससे पहले कांग्रेस सरकारों और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष नेताओं ने मंदिर प्रबंधन में पारदर्शिता लाने और खातों में गड़बड़ी के लिए मंदिर के शक्तिशाली अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने के विषय को छूने की हिम्मत नहीं की थी। यहाँ तक कि सिद्धिरमैया सरकार भी इस मुद्दे से दूर रही। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की तरफ से मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने
रोकने के हालिया फैसले ने कई लोगों को चौंका दिया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। लेकिन दोस्तों मौसम अपडेट्स जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली खबर। दिल्ली एनसीआर समेत इन राज्यों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। आईएमडी ने बारिश का जारी किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, देश के कई इलाकों में ठंड थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में नए साल की शुरुआत होते ही कई राज्यों में ठंड का मिजाज बदला हुआ नजर आया। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर ने अपनी पकड़ जमा रखी है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पहाड़ों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। वहीं पिछले कुछ दिनों में कई मैदानी इलाकों में बारिश ने ठुठरन बढ़ाने का काम किया है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं धूप में बिल्कुल भी गर्माहट नहीं है, जिससे लोगों को हल्की राहत मिल सके। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में शीतलहर से लोग परेशान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज भी शीतलहर से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में मंगलवार, बुधवार को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पर्वतीय इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी होने की भी संभावना है, जिससे तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर। अब पाकिस्तान को ही आंख दिखाने लगा तालिबान। डूरंड लाइन पर बाड़बंदी से रोका, सैनिकों को भी खदेड़ा। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान सीमा पर तालिबान द्वारा पाकिस्तानी सेना को बाड़बंदी व सैन्य चौकी निर्माण से रोकने के साथ ही दोनों देशों के बीच वर्षों पुरानी डूरंड लाइन का विवाद फिर उभर आया है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तालिबान शासन के दौरान यह मुद्दा सुलझा लिया जाएगा। अफगानिस्तान के निमरोज प्रांत में पाकिस्तानी सेना द्वारा कराई जा रही बाड़बंदी व सैन्य चौकी निर्माण को तालिबान ने रोक दिया। सीमावर्ती जिले में रहने वाले प्रत्यदर्शियों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान सीमा में 15 किलोमीटर भीतर घुस आई थी और निर्माण करवा रही थी। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान के निमरोज प्रांत स्थित चाहार बुर्जर्क जिले में सैन्य चौकी के निर्माण का प्रयास कर रही थी। पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है। उल्लेखनीय है कि एक हफ्ते पहले 22 दिसंबर को ही तालिबान के खुफिया महानिदेशालय के प्रांतीय प्रमुख ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पूर्वी नागरहार में की जा रही बाड़बंदी को रोक दिया था। इसके बाद दोस्तों अगली खबर। चांदी की कीमतों में उछाल, सोना हुआ सस्ता। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पर सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच 24 कैरेट गोल्ड की रेट 48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम बना हुआ है। भारतीय सराफा बाजार में सोने की साप्ताहिक कीमतों में गिरावट आई है, वहीं चांदी महंगी हुई है। इस कारोबारी हफ्ते में 24 कैरेट सोने के भाव में 88 रुपए की गिरावट दर्ज की गई, जबकि चांदी के भाव में 563 रुपए का उछाल आया है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक हफ्ते की शुरुआत में सोने का रेट 48,171 रुपए था, जो शुक्रवार को घटकर 48,083 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं चांदी की कीमत 61,416 से बढ़कर 61,979 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। बीते एक सप्ताह में राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाला 24 कैरेट सोना 88 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी के भाव में 563 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई। इसके बाद दोस्तों अगली खबर। बीएमसी चुनाव के मद्देनजर 500 वर्ग फुट तक के घर पर प्रॉपर्टी टैक्स माफ, सीएम उद्धव ठाकरे ने की घोषणा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीएमसी चुनाव अभियान का आगाज करते हुए घोषणा की है कि मुंबई में 500 वर्ग फुट से कम के घरों पर प्रॉपर्टी टैक्स माफ हो जाएगा। गौरतलब है कि मुंबई में अगले महीने बीएमसी का चुनाव होने वाला है। कई अन्य घोषणाओं के अलावा टैक्स से संबंधित इस घोषणा को बीएमसी चुनाव प्रचार से जोड़कर देखा जा रहा है। सीएम उद्धव ठाकरे के इस फैसले से लाखों मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों को फायदा होगा। ये दोनों वर्ग शिवसेना के कोर वोटर माने जाते हैं। ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से बीएमसी चुनाव के लिए कमर कसने को कहा है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर। कोरोना के नए वेरिएंट से चीन में बुरा हाल, 8 दिन से लोग नहीं ले पा रहे हैं राशन। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के नई लहर से चीन का बुरा हाल है। उत्तरी पश्चिमी चीन शहर जियान में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 8 दिन से लॉकडाउन जारी है। 13 करोड़ आबादी वाले इस शहर में कई लोग
कई दिनों से भूखे हैं। चीनी नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक 29 दिसंबर को चीन में 156 नए लोकल ट्रांसमिशन वाले केस रिपोर्ट हुए हैं। इन 156 केसों में से 155 जियान क्षेत्र से थे। लोकल ट्रांसमिशन के अलावा भी कोविड के 51 इंपोर्टेड केस मिले हैं। 9 दिसंबर से अब तक इस क्षेत्र में 1117 नए मामले सामने आए हैं। वाशिंगटन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 30 दिसंबर से क्षेत्र में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही सभी पब्लिक एक्टिविटी पर बैन लगा दिया है। मीडिया से बात करते हुए शहर के एक सरकारी अधिकारी झांग फेंगू ने कहा है कि शियान शहर वायरस के खिलाफ अपनी लड़ाई में जिंदगी और मौत वाले स्टेज में पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, दुनिया में सबसे ज्यादा रहेगी भारत की विकास दर। MPC की सदस्य ने कहा, धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है अर्थव्यवस्था। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की सदस्य आशिमा गोयल का मानना है कि भारत की विकास दर दुनिया में सबसे ज्यादा रहेगी। उन्होंने कहा कि भले ही अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सामान्य हो रही है, लेकिन कमजोर क्षेत्र को प्रोत्साहन और समर्थन जारी रहेगा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री गोयल ने कहा कि भारत बेहद वृहद आर्थिक मानदंडों के आधार पर काफी मुश्किल समय से बाहर निकल आया है। भारत की वृद्धि दर दुनिया में सबसे ऊंची रहने की उम्मीद है। इसके अलावा महंगाई दर भी संतोषजनक स्तर पर रहेगी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, अमेरिका और चीन में बढ़ेगा टकराव। बाइडेन प्रशासन के तिब्बत कार्ड में उलझा ड्रैगन। जी हां दोस्तों, नए साल में ताइवान और तिब्बत को लेकर अमेरिका और चीन के बीच टकराव बढ़ सकता है। ताइवान और तिब्बत को लेकर एक शीत युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। नए वर्ष के ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तिब्बत मामले के लिए भारतीय मूल की राजनयिक अजराजिया को अपना सोशल कोऑर्डिनेटर नियुक्त करके चीन को उकसा दिया है। अमेरिका के इस कदम से चीन पूरी तरह से तिलमिलाया है। एक तो मामला तिब्बत में अमेरिकी हस्तक्षेप और दूसरा भारतीय मूल के राजनयिक की नियुक्ति से चीन पूरी तरह से बौखला गया है। बाइडेन प्रशासन के इस कदम से यह आशंका प्रबल हो गई है कि नए साल में भी अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ना तय है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत में हरित क्रांति का जनक किस वैज्ञानिक को माना जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।